इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रमजान के दौरान बिजली कटौती में भेदभाव का आरोप लगाया था। उमर अब्दुल्ला अब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और सीधा चलते हैं मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह के पास, जिनसे बात करेंगे उमर अब्दुल्ला। आशीष। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही इंट्रोड्यूस किया। बहुत समय से हम देख रहे थे कि उमर अब्दुल्ला साहब बोल बहुत कम रहे थे, एक्सटेंडेड तरीके से अपनी राय रखते हुए हमने उनको काफी समय से नहीं देखा था। बीच में हाउस अरेस्ट में भी थे, कई वजह रही बीच में, लेकिन हिंदुस्तान का एक इतना प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन जिसने अब अपनी राय रखनी शुरू की, आपने रेफरेंस भी दिया जो उन्होंने हाल में बयान दिया। मेरे साथ एक्सक्लूसिवली जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब खुद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए, और रमजान मुबारक हो आपको। शुक्रिया। मेरी कुलीग ने अभी जिक्र किया कि आपने कुछ दिन पहले, 2 रोज पहले उमर अब्दुल्ला साहब ये बयान दिया कि मजहब को देख करके ये तय किया जा रहा है कि बिजली कटौती हो रही है और जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है आपकी इफ्तारी के नहीं, मैंने वो नहीं कहा। मैंने कहा कि हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो मुराद, हमारी जो उम्मीद है गवर्नमेंट से कि इस पाक महीने में हमारे लिए सहरी का वक्त जब हम सुबह खाते हैं और इफ्तारी का वक्त जब हम शाम को अपना रोज़ा तोड़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी वक्त होता है। और जब से मुझे याद है तब से हुकूमतों की कोशिश रही है कि इस दौरान बिजली की कटौती जो है वो कम से कम हो। लेकिन ये पहली मर्तबा लोगों ने देखा, ये मैं आप खुद नहीं बात कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ से निकल के जाके श्रीनगर में या श्रीनगर से बाहर किसी से बात करें, किसी को भी रोकें, तो यही शिकायत करेंगे कि ये पहली मर्तबा है। पता नहीं, मुझे तो इससे पहले याद नहीं है कि इतनी बुरी हालत रही होगी रमज़ान के दौरान। और मैंने कहा, मैंने 2 चीज़ें, या तो इसमें लापरवाही है या ये जानबूझ के किया जा रहा है। ये जो दूसरा या लगाया ना आपने, विवाद उससे हो गया उमर साहब। होने दीजिए, ऐसा लगता है क्योंकि तमाम स्टेट्स हैं जहां पर ये क्राइसिस है। आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए, मैं मानता अगर के दिन भर बिजली नहीं तो ठीक है, तो आप नहीं दीजिए, नहीं है 24 घंटे बिजली नहीं है तो हम शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन अगर दिन में 10 घंटे 12 घंटे आप बिजली दे रहे हो, 14 घंटे बिजली दे रहे हो, 16 घंटे बिजली दे रहे हो, लेकिन इस दौरान कट हो रहे हैं, तो क्यों? अच्छा, और फिर ये अचानक कैसे कि जब से हमने इस पे बात करना शुरू किया, और मैं अपनी बात ही नहीं, बाकियों ने भी इस पे बहुत बात की, तब से लगातार 2 दिन में अब हालात ठीक हो गए। कैसे हुए अचानक? आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसके पीछे ये बाय इंटेंट, बाय डिजाइन? क्योंकि ऐसा क्यों करेंगे? ये अपने आप, ये इकलौता इंसिडेंट तो नहीं है ना। जिस तरह किया जा रहा है, मुल्क में जो माहौल तैयार किया जा रहा है, खासकर मुसलमानों को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, हिजाब को लेके, हलाल मीट को लेके, जब बुलडोज़र चलाए जाते हैं तो किसके घरों पर चलाए जाते हैं और उसके ऊपर फिर जश्न मनाया जाता है। पत्रकार जो है, बजाय ये कि इम्पार्शली उसको रिपोर्ट करें, वो तो मतलब इसको सेलिब्रेट करते हैं। बुलडोज़र में बैठ के बुलडोज़र चलाने वाले को कहते हैं ना, आपने सिर्फ छत क्यों उड़ाया, दीवारें क्यों नहीं गिराई। दूसरा, ट्विटर के ज़रिए लिखते हैं कि अब तो बुलडोज़रों की कमी पड़ेगी, क्या हमें मेड इन इंडिया बुलडोज़र मिलेंगे या हमें इम्पोर्टेड बुलडोज़र लाने पड़ेंगे। कम से कम उमर साहब, मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि एबीपी न्यूज ऐसा नहीं करती। नहीं, मैं आपकी बात मैंने आपको अप्रोच किया था कि क्यों ना आपसे बात की जाए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जानते हो ये कौन से लोग हैं जो इस माहौल में बजाय ये कि इम्पार्शली रिपोर्ट करें, वो इन चीज़ों का जो है वो मतलब उनको इन चीज़ों से खुशी मिलती है। अच्छा, आपने बुलडोजर की बात की तो मैं उस पर पहले आ जाता हूँ, मैं बाद में आपसे बात करना चाहता था। देखिए उमर साहब, जो अतिक्रमण है उसके खिलाफ जब कोई कार्रवाई होती है, एस्टैब्लिशमेंट का ये कहना होता है कि भाई अतिक्रमण ऐसा नहीं कि हम रिलीजन देख के कर रहे हैं, जहां भी ये अतिक्रमण कर रहा है, जो भी कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये तो बिल्कुल जहांगीरपुरी में दंगे हुए, अब उसमें 2 ग्रुप शामिल थे और बिल्कुल उसी के फौरन बाद उसी इलाके में बुलडोज़र चला। क्या दिल्ली में यही एक इलाका है जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन है? क्या इसके अलावा और कोई इलाका नहीं है? बड़े से बड़े जो कॉलोनियां हैं, सैनिक फार्म्स जैसे, जिन पे आज भी अदालत की तरफ से उंगली उठाई जाती है, वो वहाँ पे तो कोई कार्रवाई नहीं। मैं चाहता, चलिए जहांगीरपुरी के बाहर ऐसे इलाके हैं जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन लग रहा है। और मतलब जब अब मस्जिदों के बाहर जुलूस निकाले जाते हैं, उन जुलूसों में नारा होता है, इस मुल्क में रहना है तो जय श्री राम कहना है,
और जब हुकूमत के तरफ से इसकी निंदा नहीं होती, जब हुकूमत के तरफ से इसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की जाती, तो फिर आप सोचिए ना, हमारी भावनाओं पे, हमारे मतलब सोच पे इसका क्या असर पड़ेगा। दो बातें उमर साहब इससे आपकी बात से मैं आपसे कहना चाहूँगा। पहली बात ये कि जो आपने कहा कि भाई जुलूस निकले, नारेबाजी की गई, जो इन्वेस्टिगेशंस के बारे में मेरी जानकारी अभी तक है उसके मुताबिक कोई ऐसा, जब वो शोभा यात्रा निकल रही थी तो कोई जानबूझ करके मस्जिद पर हमला करना या इस तरह की हमले की बात नहीं, कोशिश नहीं की, हमले की बात नहीं, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट एक्सचेंजेस, स्पर ऑफ द मोमेंट। आप ये मत कहिए मुझे स्पर ऑफ द मोमेंट, बहुत ज्यादा स्पर ऑफ द मोमेंट हो रहा है आजकल, यही मुसीबत है ना। ये स्पर ऑफ द मोमेंट, ये मैं मानता अगर साल में एक जगह ये हुआ होता, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही स्पर ऑफ द मोमेंट हो रहा है। लेकिन जांच के दौरान उमर साहब ये भी पता चला कि भाई दोनों तरफ से तलवारें निकली, बंदूकें निकले, बंदूक चलाते हुए। उसके बाद तो फिर जब दंगे होते हैं तो फिर दोनों साइड से होते हैं ना, दंगे एक साइड से नहीं होते। लेकिन दंगों में ये सच्चाई है और ये हकीकत है कि मोर ऑफन देन नॉट दे आर इंस्टिगेटेड बाय द लार्जर कम्युनिटी। दो बातें जो आप कह रहे हैं, आपने कहा एक तो जानबूझ करके कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है और दूसरा आपने कहा सरकार की चुप्पी। मैंने अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर शशि थरूर से इंटरव्यू किया, उन्होंने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर का जो साइलेंस है वो अगर कुछ बोले तो शायद इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आप भी वैसा ही आरोप मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। हुकूमत सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की नहीं होती है, प्राइम मिनिस्टर के साथ कितने और लोग काम कर रहे होते हैं। हर चीज़ें, ये तो फिर हुआ कि किसी एक रियासत में आप सिर्फ चीफ मिनिस्टर को हर चीज़ के लिए कसूरवार ठहराएं। मैं भी 6 साल इस रियासत का वज़ीर आला रहा, मैं जानता हूँ कि अकेले किसी एक चीफ मिनिस्टर के लिए सब कुछ करना नामुमकिन है। तो मैं हर चीज़ की जिम्मेदारी जो है या मैं प्राइम मिनिस्टर पर नहीं रख रहा हूँ। लेकिन किसकी कल्पेबिलिटी है? कोई भी बात करे, बहुत से हैं सीनियर लेवल पे जो बात कर सकते हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर ऑथराइज कर सकता है। तो आप हुकूमत पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगता है आपको कि हुकूमत जानबूझ करके ऐसा नहीं कर रही कि इसको रोकने की कोशिश की जाए? मैं कह रहा हूँ ना, कोई तो बेसिस होगा। मैं कह रहा हूँ कि उनकी खामोशी से इन लोगों को और ज्यादा मतलब उत्साह मिलता है। ये खामोशी क्यों है, आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं नहीं कह सकता ना, ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। उमर साहब, आपने एक और बड़ा ऐसा बयान दिया जिसको लेकर के विवाद हो गया। आपने कहा अभी 2 रोज पहले कि मजहब को देख करके जो हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, अगर हमें ये पहले बता दिया गया होता तो जम्मू कश्मीर का फैसला कुछ और होता। हमसे तो कहा गया था सारे धर्म बराबर होंगे। इतने साल इस देश में आप खुद फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे, इस तरह के स्टेटमेंट के पीछे वजह क्या है? वजह क्या? परेशान हूँ, परेशानी है, हालात देख के परेशान हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए ना, मैंने 20-22 साल में कभी शायद इस तरह की बात नहीं की होगी, इसीलिए मैंने पूछा। तो उसी से आप समझ जाइए ना कि कितना परेशान हूँ, उसी से आप समझ जाइए ना कि हालात देखते हुए जो मैं सुनता हूँ। मैं तब भी मानता हूँ ना कि हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मुसलमान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं क्योंकि अक्सरियत हमारी है। लेकिन इस रियासत के बाहर मैं माफ़ी चाहता हूँ ना, अगर आपको दिखता नहीं है कि मुसलमान किस हालत में रह रहे हैं, किस डर का आज वो शिकार हैं, तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। आपको लगता है कि डर का शिकार है? बिल्कुल है ना। इसका फिर उपाय क्या है? उपाय है उनको कॉन्फिडेंस देना। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस मुल्क में सेकंड क्लास सिटीजन है। सर, ये बात तो प्राइम मिनिस्टर ने भी, आपको पता है, ओकेजनली इस बात को बोला है। वो मुस्लिम डेलीगेशन से मुलाकात भी करते हैं, उनको भरोसे में लेते हैं। काफ़ी कोशिशें सरकार की तरफ से भी की जाती है। और ज़्यादा करना चाहिए ना। अच्छा, और ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि एक कॉन्फिडेंस गैप है। आप मान के चलिए, जब मुझ जैसा बंदा ये बात करना शुरू करे तो आपको मान के चलना चाहिए ना कि देयर इज़ अ गैप इन कॉन्फिडेंस, कुछ है। उमर साहब, एक मैं दूसरे मुद्दे पर हूँ, उससे पहले जब आप जैसा स्टालवर्ड अगर ऐसा कोई बयान देता है, आपको नहीं लगता सर कि इसका ग्लोबल इम्प्लीकेशन भी हो जाता है? हमारा जो पड़ोसी देश है वो कहीं, मुझे ना पड़ोसी देश से कोई लेना देना नहीं। वो पड़ोसी देश मेरा कोई दोस्त नहीं है। जितने मैंने साथी अपने खोए हैं इन 30-32 सालों में पड़ोसी देश के कोशिशों के नतीजे में, मैं पड़ोसी देश के लिए बात नहीं करता हूँ, मैं अपने देश के लिए बात करता हूँ। मुझे परेशानी अपने देश की है। अच्छा सर, मुझे परेशानी अपने देश के बाशिंदों की है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में जो लोग रहते हैं वो मतलब सही सलामत रहें, ठीक तरह से रहें। अपने देश में ही आता हूं सर। आपने कहा हुकूमत केंद्र में बीजेपी की है,
आपको क्या लगता है कि जो वो अपने मैनिफेस्टो में कई बातों को लागू कर रहे हैं, चाहे वो 370 हटाना हो, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात सुन रहे हैं, या राम मंदिर, अगर इससे किसी कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम है तो क्या ये ब्लेम करना ठीक होगा उमर साहब कि इसकी वजह से माहौल उनके खिलाफ बनाया जा रहा है? क्योंकि वो तो अपना मैनिफेस्टो लागू कर रहे हैं ना। इसमें मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपको क्यों ये गलत लगता है। मैनिफेस्टो लागू करिए ना, कोई ना मंदिर आप बनाइए, किसने रोका आपको? आपको अदालत ने इजाजत दी। हम क्या मंदिर पे शोर मचा रहे हैं? हमने कब कहा कि आप मंदिर मत बनाइए? आपको मंदिर की बनाने की इजाजत आपको दी। जहाँ तक 370 की आपने बात की, आपने हटा दिया। कैसे हटाया, क्यों हटाया, उस पर हम जाएंगे नहीं। उसको तो अब सुप्रीम कोर्ट उस पर अब अपनी सुनवाई जो है वो गर्मियों की छुट्टियों के बाद शुरू करेंगे। क्या नतीजा निकलेगा देखी जाएगी। एक पॉलिटिकल लेकिन अब एक चीज़ हुआ अपना मैनिफेस्टो उस पर काम करना, दूसरा हुआ सबको अपने साथ चलाना। आप कम्युनिटीज़ को कॉन्फिडेंस में ले लीजिए ना। अब कौन सा मुसलमान आज सड़क पर निकला है मंदिर के खिलाफ? कोई नहीं। मुझे बताइए ना, कौन सा मुसलमान आज कह रहा है ना यहाँ मंदिर नहीं बनेगा? बनने दे। वो कहा ठीक है ना, अदालत ने फैसला कर लिया हमारे सिर आंखों पे। मंदिर पे आज कोई बात नहीं कर रहा है। जब बात कर रहे हैं इस बात पे कर रहे हैं, मुझे बताइए। चलिए, आपने कहा कि क्यों हमें बुरा लगता है नवरात्रों में, क्या जरूरत थी ना ऑर्डर देने की कि मीट के दुकान बंद रहेंगे? क्यों, किस लिए? इट्स मेजॉरिटेरियनिज्म। मतलब ये कि क्योंकि आपके व्रत हैं मैं मीट नहीं खाऊंगा। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ आप मेजॉरिटी में हैं, आपकी भावनाओं का हमें कदर करना चाहिए। आते हैं फिर हम कश्मीर पे। आज रोज़े हैं, जाइए ना आप शालीमार निशात जाइए। क्या वहाँ दुकानें बंद हैं? क्या वहाँ टूरिस्टों को कह रहे हैं कि हमारा रोज़ा है आप नहीं खाओगे? वहाँ मुसलमान सॉफ्टी की दुकान में बैठ के आइसक्रीम बेच रहा है, खुद रोज़ा रखा होगा, लेकिन टूरिस्टों को वो आइसक्रीम बेच रहा है वहाँ मुगल गार्डन्स के बाहर। ये होता है ना अब एक बराबरी रखना, ये होता है दिल बड़ा रखना, बजाय ये कि नवरात्रे हम कौन कहता है ना कि हम आपको तंग करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा आपको क्या लगता है क्यों ऐसा किया जाए? वो तो ना जवाब आप दे दीजिए ना। मुझे लगता है कि हमें छेड़ने के लिए किया जा रहा है। छेड़ कर क्या हासिल होगा? क्या पता, क्या पता। जो कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए। मुझे तो लगता है कि इससे नुकसान होगा। मैं आपको एक और हवाला देता हूं दोबारा से। मैंने जब डॉक्टर थरूर से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि इस देश में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये एहसास दिलाने की कोशिश है कि अब आपका ओहदा, आपका स्टेटस इस देश में वो नहीं रहा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आहिस्ता आहिस्ता लगना शुरू हो गया है। पहले नहीं लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब लगने लगा है। और मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि मैंने इस मुल्क की मैंने नुमाइंदगी की है। मैंने वाजपेयी साहब के साथ रह के, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में रह के मैंने इस मुल्क को रिप्रेजेंट किया है। और जब इस मुल्क में रह के ये बातें हम सुनते हैं, देखते हैं, तो अफसोस तो होता ही है। मैंने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा अभी एक रोज पहले, और बड़े भावुक हो गए, थोड़ा उनकी आंखों में आंसू आ गए, कि हमारी जज्बातों से खेल करके हमको दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे जज्बातों से ही खेला जा रहा है ना। मैंने कहा हमारी भावनाओं, हमारी जज्बातों से खेला जा रहा है, वो है। उमर साहब, आप इसको रोकेंगे कैसे? देखें, अगर मैं तो बात ही कर सकता हूँ ना, उससे ज्यादा तो क्या करूँ। नहीं, एक और चीज हो रही है पैरेलल, मैं उसके बारे में भी आपसे बात करना चाहता था। आपको मैंने देखा था दिल्ली में, आपने कुछ सो कॉल्ड G23 के लीडर्स की जब मीटिंग हुई थी, या ऑपोजिशन की भी बात करें तो हम देख रहे हैं, देखिए अगर कैलकुलेट करें उमर साहब तो तकरीबन 150 सीट बनती है जो ऑपोजिशन, जो रीजनल फोर्सेज हैं उनके पास हैं। अगर आप 400 सीट को हटा भी दें और कांग्रेस किसी तरह 100-125 पे आ जाए, तो क्या ऐसी कोई कोशिश हो रही है? नंबर गेम छोड़िए ना अब। हम क्यों सिर्फ ये उम्मीद करें कि इन चीज़ों का इलाज इस हुकूमत को हटा के ही होगा? इस हुकूमत के रहते रहते क्यों नहीं? नहीं सर, एक पॉलिटिकल मैंने देखा कि कोशिशें चल रही है कि ऑपोजिशन साथ में आ जाए। जब हमारे वजीर आजम साहब ने कहा है कि वो हर किसी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो किसी एक फर्द के प्राइम मिनिस्टर हैं, या किसी एक तबके के प्राइम मिनिस्टर हैं, किसी के एक ग्रुप के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो तो कहते हैं वो पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। तो फिर इन जो मतलब हमें लगता है कि हमारे जज्बातों की कदर नहीं की जा रही है, या हमें डर लग रहा है, हमें क्यों ये लगना चाहिए कि हुकूमत बदल के ही इसका इलाज होगा? सर, जब आपने जिक्र कर ही दिया प्राइम मिनिस्टर का, तो मैं फिर से पूछता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद क्या है आपको? मैं गवर्नमेंट से उम्मीद रखता हूँ। क्या उम्मीद है आपको? कि हमारे जज्बातों की कदर हो,
के जो डर है लोगों में, उस डर का कोई मतलब उसको रिकग्नाइज किया जाए और रिकग्नाइज करने के बाद उसका कोई हल निकाले। सर ये बताएं कि जब दूसरे पक्ष की अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र में एक गवर्नमेंट जो चल रही है वो एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस मिलके चला रही है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती है, वो भी गलत है, वो गलत आप उन पे राष्ट्रद्रोह लगा दें? नहीं, वो गलत है, वो बिल्कुल वो कहीं पे भी सही नहीं है। किस लिए? उनको भी खुली छूट है ना, अगर वो चलिए वो क्यों ना चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर कर रहे हो, करने दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं कहता हूँ ना, अगर मेरे घर के बाहर आप नारा लगाना चाहते हैं कि इस मुल्क में रहना है तो जय श्री राम कहना, कहिए, मेरे घर के बाहर जो कहना आप कहिए, लेकिन जब मस्जिदों के बाहर किया जाता है ना तो उसका मतलब अलग होता है। अच्छा, मैंने एक आपका मस्जिद का आपने जिक्र किया, आपने कहा जामिया मस्जिद को बंद कर दिया गया था, ये आपने बयान दिया है, मैं उसको रेफर कर रहा हूँ। लेकिन जब मेरी उमर अब्दुल्ला साहब कुछ स्टैब्लिशमेंट के लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि भाई देखें, जब कोविड के बाद जामिया मस्जिद को खोला गया था ना तो नारेबाजी तक हुई थी, लोगों को अरेस्ट करना पड़ा था, तो कोई अप्रिय घटना ना घटे। तो फिर आप मानते हैं ना कि हालात नॉर्मल नहीं है? मैं वही कह रहा हूँ, तो फिर आप मानते हैं कि हालात नॉर्मल नहीं है। बीच में हमने भी मस्जिद बंद की, ऐसा नहीं है कि जामा मस्जिद पे हमने अपने दौर में खुली छूट दी थी नमाज पढ़ने की। मुझे याद है हालात ख़राब थे 2010 में, मुझे मजबूरन वहाँ इस तरह की पाबंदी लगानी पड़ी, लेकिन मैं मानता हूँ कि उस वक्त हालात ठीक नहीं थे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप बहुत बड़े, मैं आपकी बात मतलब यहाँ की इंतज़ामिया की बात कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं कि आपके हालात पूरी तरह से अब नॉर्मल हैं, साजगार हैं, अब बिल्कुल कोई सेपरेटिज्म नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कहा गया था कि 370 ही वजह है यहाँ की सेपरेटिज्म की, 370 हटेगा, सेपरेटिज्म खत्म हो जाएगा। अगर ये सही है तो फिर इस मस्जिद को बंद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेपरेटिज्म है ही नहीं। इसमें रोल तो आप लोगों का भी है ना सर, यहाँ के जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड बिग स्टालवर्ड्स लाइक यू, महबूबा मुफ्ती जी, अगर आप लोग भी लोगों को समझाएं तो हमने कब समझाने में कमी रखी? हम तो समझाते हैं, हमने कब, हम तो 96 से समझाते आ रहे हैं ना। जब यहाँ किसी और के ऊपर नजर नहीं पड़ी, इस मुल्क को हमारे ऊपर नजर पड़ी, और हम तब से समझाते आ रहे हैं लोगों को। हमने ना 88-89 में लोगों को समझाना शुरू किया कि जिस रास्ते पे वो चलने की तैयारी कर रहे हैं वो उसमें बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। मुझे याद है उसी हजरत बल जिसकी हम बात कर रहे हैं, हजरत बल में फारूक अब्दुल्ला साहब ने तकरीर की, कहा कि अगर यहाँ के नौजवानों को फारूक अब्दुल्ला पसंद नहीं है, मुझे बताओ, मैं छोड़ के चला जाऊँगा, लेकिन ये बंदूक मत उठाओ, इस बंदूक में आपकी तबाही है। हम ना 88-89 जब कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर नक्शे पे मिलना मुश्किल होता, हम तब से ये बात करते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। आप हालात ख़राब का जो जिक्र कर रहे हैं, फिर ये यूएई का डेलीगेशन आता है, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, एलजी साहब उनको होस्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने अभी विजिट किया जम्मू, वहाँ पर जिक्र किया, तो हालात अगर नॉर्मल नहीं है सर तो इन्वेस्टमेंट आ कैसे रही है? अभी आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे बस बहुत इन्वेस्टमेंट, कहाँ है इन्वेस्टमेंट? आने वाली है, आने वाली हमने बहुत सुना ये आने वाली, और इससे पहले इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ ना। यहाँ जो आपको अभी तक दिख रहा है वो सब हमारे इन्वेस्टमेंट का ही है, नया कुछ नहीं आया आपके पास अभी, कुछ नहीं आया अभी नया। मैं माफी चाहता हूँ, अभी तक जो भी पत्थर लग रहे हैं या रिबन कट रहे हैं वो सब पुराने काम है। आपको नहीं लगता कि आगे जो क्लेम किया जा रहा है, क्लेम किया जाएगा, जब क्लेम तो हम बहुत कुछ करते हैं ना। मैं आपको क्लेम करूंगा कि अगले इलेक्शन में 500 सीटें खुद लेके मैं मुल्क का वजीर आजम नहीं बादशाह बनूंगा। क्लेम करना बहुत बड़ी बात है ना, उसको रियलिटी में मुझे बताइए ना, आप यूएई से ला रहे हैं लोगों को, आप अपने मुल्क के इन्वेस्टर कहाँ हैं आपके? कहाँ हैं आपके इन्वेस्टर? कहा तो ये जा रहा है कि अपने कहाँ है ना, मुझे दिखाइए कहाँ पर है, मुझे एक नया प्रोजेक्ट दिखाइए ना जो आपके मुल्क के इन्वेस्टरों ने किया हो। आप यूएई से लोग ला रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके मुल्क के लोग यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं। सर एक माहौल बना है, मैं आपने खुद कई बार ट्वीट किया है, जब ऐसा माहौल होगा कि यहाँ पर पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को, कश्मीरी पंडितों को चुन चुन करके, अभी हाल फिलहाल भी टारगेट किलिंग्स हुई जिसको आपने भी उस पर अपनी राय रखी, तो शायद इस वजह से माहौल ना बन पा रहा हो। इसको कैसे रोकेंगे जब यहाँ पर लोगों को बसाने की कोशिश की जा रही है, सरकार का एक इंटेंट है और कुछ ऐसा होता है जिसको रियलिटी में बदल दीजिए ना। सर आप पहले तो आप कबूल करिए ना आपके हालात पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है, आप मानिए ना कि हालात नॉर्मल नहीं है। आप खुद कहते हो टारगेटेड किलिंग्स है, दूसरी तरफ से आप कहते हो सारा नॉर्मल है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, सारा कुछ ठीक है। तो या आप कदम तो उठाने होंगे ना उमर साहब। कौन कहता है कदम मत उठाइए? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप लोगों को धोखे में मत रखिए, आप लोगों को धोखे में मत रखिए।
आप मान के चलिए कि अभी भी जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह से साजगार नहीं हैं। अच्छा सर, बतौर एक्स चीफ मिनिस्टर, जो अगर चुनाव होते हैं आगे चल के, हो सकता है आप फिर से इस स्टेट को लीड करें, मैं आपकी राय जरूर रीसेटलमेंट ऑफ कश्मीरी पंडित्स पे जानना चाहूंगा। देखिए ना, मैंने बार बार ये कहा है, मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा, जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडित चले गए क्योंकि उन्होंने अपने आप को यहाँ सुरक्षित नहीं समझा। जब तक वो अपने आप को यहाँ सुरक्षित नहीं समझेंगे वो वापस नहीं आएंगे। आप उनको घसीट के नहीं ला सकते हो। वो सुरक्षा कैसे दी जाए? अब यहाँ हालात ठीक करें, हालात ठीक करिए ना। अच्छा, हालात उनकी जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं उनको रोकिए। अच्छा, हालात ठीक करने के लिए उनके अंदर जो डर है उस डर को हटाइए। उमर साहब, वो एक कदम और बड़ा जो संभव है, मैंने उस पर भी आपकी राय देखी। आपने अभी इलेक्शंस का जिक्र किया। डिलिमिटेशन कमीशन जो है ना, वो अपनी रिपोर्ट 6 मई को इन ऑल प्रोबेबिलिटी सौंपने वाली है। आपने डिलिमिटेशन कमीशन के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। ऐसा क्यों? क्यों हमने जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, हमने उस पर सवाल उठाए। हमारा हक है सवाल उठाना। हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है या नहीं है? जमहूरियत है। जमहूरियत में सवाल उठाने का हक है या नहीं है? बिल्कुल ठीक। सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हमें अदालत जाने की इजाजत है या नहीं है? बिल्कुल है। हमने वो किया। हम सड़कों पे नहीं आए, हमने एहतजाज नहीं किया, हमने यहाँ के जवानों के हाथों में पत्थर नहीं दिए, हमने माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। हमने सिर्फ इतना कहा कि हम इस फैसले से मुतमईन नहीं हैं। हम चाहते हैं कि अदालत इस फैसले पे अपनी राय सुनाए। इसमें आपको एतराज क्यों? बिल्कुल उमर साहब, वही जमहूरियत चुनी हुई सरकार को ये हक देती है कि आप अपने फैसलों को लागू करें। बिल्कुल। और वही जमहूरियत हमें हक देती है कि हम उन फैसलों के खिलाफ अदालत में जाएं। क्या बीजेपी कभी ऑपोजिशन में बीजेपी ने अदालतों का इस्तेमाल नहीं किया? किया? मुमकिन है किया होगा। अब एक इस मुल्क के नागरिक के हैसियत से आपको मुझे बराबर 100% छूट है कि हम किसी भी फैसले के खिलाफ अदालत में जाएं। अब सिर्फ हम पे ये जिम्मेदारी बनती है कि जब अदालत का फैसला सुनाया जाए तो हम उस फैसले को कबूल करें। सर, क्या इस बात का कहीं डर है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में कोई हिंदू चीफ मिनिस्टर? मुझे कोई डर नहीं है ना। मैं फिरका परस्त आदमी नहीं हूं। मैं जमहूरियत में यकीन रखता हूं। अगर जमहूरी फैसला जो मैं कहता हूं, जो भी बने जमहूरी तरीके से बने, बैकडोर से नहीं। आप जमहूरी तरीके से बनिए, लोगों को अपना फैसला करने दीजिए और इसमें आप एक ओपन प्लेटफॉर्म दे दीजिए सबको। ये नहीं कि कुछों को घूमने की इजाजत तो कुछों को बंद। क्या बताऊं मैं आपको ना, क्या माहौल बनाया जा रहा है यहाँ पे पॉलिटिकल। यहाँ 1-2 पार्टियां हैं जिनके वर्करों को खुली छूट, हफ्ते के 7 दिन वो घूमते हैं, आगे 10 गाड़ियां, पीछे 10 गाड़ियां। वो जब अपनी बारात लेके शादी में जाते हैं तो बारातियों से ज्यादा उनके साथ पुलिस वाले होते हैं। एक वो, और फिर मेरे साथी जो 10-10, 15-15 साल मिनिस्टर रहे हैं, होम मिनिस्टर तक रहे हैं, जिनके ऊपर इतने हमले हुए हैं कि मैं गिन भी नहीं सकता। आज उनको PSO तक नहीं। मेरे जो साथी साउथ कश्मीर में रहते हैं, उनको पुलिस वाले कहते हैं कि आप हफ्ते से 1 दिन निकल के अपने इलाके में जाके काम करो, 6 दिन अंदर घर बैठो। तो फिर आप कहते हो जमहूरियत? सर, डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट दे दे, इलेक्शंस हो जाएं, जमहूरियत लागू हो जाएगी। इसमें क्या? जमहूरियत सिर्फ हुकूमत नहीं है, हुकूमत तक पहुंचना भी जमहूरियत है। कैंपेन, जो सिचुएशन, जो माहौल है सर, इसमें अगर इलेक्शंस होते हैं, लोग इलेक्ट होकर के आते हैं, एक कदम तो आगे बढ़ेगा। इलेक्ट तो पहली, आप तो गाड़ी बहुत आगे ले गए। मैं इलेक्ट से पहले वोटर तक पहुंचना, अपनी बात उनके सामने रखना, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बीजेपी की मुखालफत करूंगा आप मुझे घूमने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे। अब मुझे बताइए ना, आपने पंडितों की बात की, कहा कि उनको हौसला किस तरह दिया जा सकता है। पिछले दिनों साउथ कश्मीर में राजपूत एक मिलिटेंटों ने मारा। पहली मर्तबा शायद मिलिटेंसी में राजपूत कम्युनिटी से कोई मारा गया। महबूबा मुफ्ती जाना चाहती थी वहां ताजियत के लिए, घर के बाहर ट्रक लगाया। किस लिए? क्या कर रही थी वो वहां पे? क्या माहौल बिगाड़ रही थी? क्या किसी मिलिटेंट के घर जा रही थी ताजियत के लिए? क्या वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बन जाता? सिर्फ जा रही थी उस कम्युनिटी को हौसला देने के लिए, उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देने के लिए,
इंतजामिया ने उनके घर के बाहर ट्रक लगाया। इंतजामिया ऐसा क्यों कर रहा है? आप उनसे पूछे, मैं क्या कह सकता हूं? सर आपका असेसमेंट तो होगा ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर आप आरोप लगाएंगे तो उसका आरोप basis क्या, होना चाहिए ना। ये आरोप नहीं है, हकीकत है, हकीकत, ये सच है। आरोप इंटेंट का। मैं इंटेंट पे नहीं आ रहा हूं, मैं फैक्ट्स पे आ रहा हूं। इंटेंट आप देखिए, इंटेंट पे आपको देखना होगा ना। आप इंटेंट क्या है आप इनसे पूछिए। उमर साहब मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्यों। अच्छा मुझे ये बताएं, जवाब मैं नहीं दे रहा हूं। अच्छा मुझे ये बताएं, जो अभी हमें दिख रहा है उसके मुताबिक, जो होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था उसके मुताबिक भी ऐसा लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आएगी और उसके बाद इलेक्शंस कराए जाएंगे। हो सकता है प्रोबेबली नवंबर या दिसंबर में इलेक्शंस कराए जाएं। क्या आप, आपकी पार्टी उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी? क्या आपने कब कहा नहीं? आप खुद करेंगे? क्योंकि आपने मैं कहा- नहीं करूंगा। आप नहीं करेंगे? मैं नहीं करूंगा, पक्का? पक्का। तो मैं अगर उन लोगों में से नहीं हूं ना, आप जो सुबह एक बात और शाम को दूसरी बात। और मैंने मैं- जब कहा नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। सर तो क्या जीते तो आप स्टेट को लीड करने के लिए चीफ मिनिस्टर का पोस्ट मैं लेंगे नहीं कि लड़ूंगा ना, मैं लड़ ही नहीं रहा हूं। मैं नहीं लड़ रहा हूं ना, मैं अपनी पार्टी को लड़वाऊंगा, आप चीफ अपनी मिनिस्टर पार्टी भी को नहीं बनना जितवाऊंगा। चाहेंगे? नहीं ना, मुझे कोई ना दिलचस्पी नहीं है चीफ मिनिस्टर बनने की, और वो भी एक यूनियन टेरिटरी में। क्या बात करते हो ना आप? स्टेटहुड पहले या इलेक्शंस पहले? क्या आपकी क्या मांग है? नहीं, अब जो हम चाहते हैं और जो होगा दोनों में फर्क है। हम तो चाहते थे कि स्टेटहुड आ जाए, वो नहीं आएगा, वो नहीं देंगे। आप गए थे प्राइम मिनिस्टर से मिलने, प्राइम गए मिनिस्टर थे। ने बड़ी आउटरीच मीटिंग की थी। मुझे याद है कि उस दफा आपने यू वर काइंड इनफ टू गिव मी टाइम टू टॉक ऑन दैट। वो बात कहां तक आगे बढ़ी है? आपको लगता है कि वो वहीं रुक गई जहां आप लोग? वहीं रुक गई, बदकिस्मती से वहीं रुक गई। उसके बाद कोई पेशरफ्त हमें नज़र नहीं आई। वज़ीर आज़म साहब ने उस वक्त तो कहा था, और हमने मुझे याद है मैंने आपके साथ जब बात की, मैंने उनके अल्फाजों की पुरज़ोर हिमायत की थी, उनको वेलकम किया था। जो वज़ीर आज़म ने कहा था कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों को हम ख़त्म कर देंगे। आपको लगता है कि वो अभी दिख तो नहीं रहा? अभी दिख नहीं रहा है। अच्छा सर, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ना जो जिक्र किया उस अब देख रहे हैं हम कि अलग अलग स्टेट्स में बीजेपी रूल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो उमर अब्दुल्ला की राय क्या होगी इसमें? ठीक है ना, आप करने दीजिए, कर लीजिए, लेकिन ये याद रखिए ना, यहाँ मुसलमान अक्सरियत है जम्मू कश्मीर में। हम भी अपना एक कोड ऐसा लाते हैं, हम आप भी लाएंगे। अपना कोड? अगर आप कर सकते हो, हम क्यों ना करें? अगर आप कहते हो कि बीजेपी अपना मैनिफेस्टो पूरा कर रही है, तो हम भी अपना मैनिफेस्टो हम भी अपने मैनिफेस्टो में ऐसा पूरा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज से बात करते हुए तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की, और आगे भी ये इंटरव्यू हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।